नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक सामाजिक और भावनात्मक कहानी है। आज जरा चेक पर साइन कर देना, प्रभात ने शहद गली हुई आवाज में कहा। सीमा ने रोटी बोलते बोलते पलट कर देखा। चेक पर साइन करवाते समय प्रभात कितने बदल जाते हैं। आपकी सैलरी खत्म हो गई क्या? वो बोली। गांव से पिताजी का पत्र आया था, वहाँ 400 रुपये भेजने पड़े। फिर लीला मौसी भी आई हुई है, घर में मेहमान होंगे तो खर्च तो बढ़ेगा ही ना। सीमा चुप रह गई। पैसा नहीं देना है तो मत दो, किसी से उधार लेके काम चला लूंगा। जब भी पैसों की जरूरत होती है तुम इसी तरह से अकड़ दिखाती हो। बात अकड़ दिखाने की नहीं है, प्रश्न यह है कि रुपया देने वाले की कोई कदर तो होनी चाहिए। अब मैं बीवी का गुलाम बन के तो नहीं रह सकता, समझ जाओ। बीवी के गुलाम होने वाली सदियों पुरानी उक्ति पुरुष को आज भी याद है, लेकिन स्त्री धन का उपयोग न करने की गौरवशाली परंपरा को वो कैसे भूल गया। बहस में और कड़वाहट न बढ़ जाए इससे पहले ही सीमा ने चेक पे साइन कर दिए। शाम को प्रभात दफ्तर से लौटे तो लीला मौसी को 100 का नोट देकर बोले, मौसी तुम पड़ोस वाली चाची के साथ जाके आंखों की जांच करवा लेना। अरे रहने दो भैया, मैं तो यूं ही कह रही थी, ऐसी भी जल्दी नहीं है। अरे नहीं नहीं मौसी, आंखों की बात है, जल्दी से दिखा लेना ही ठीक होगा। मौसी मन ही मन गदगद हो गई। प्रभात मौसी का बहुत ख्याल रखते हैं। मौसी का ही क्यों, रिश्ते की बहनों, बुआओं, चाचा, ताऊ सभी का। कोई रिश्तेदार आ जाए तो प्रभात एकदम से प्रसन्न हो उठते हैं। उस समय तो इतने उदार हो जाते हैं कि खर्च करते समय आगा पीछा भी नहीं सोचते। मेहमानों की तीमारदारी के लिए ऐसे आकुल व्याकुल हो उठते हैं कि उनके आदेश की धमक से सीमा का सर घूमने लगता है। सीमा आज क्या सब्जी बनी है? प्रभात पूछ रहे थे। जी बैगन की। बैगन की? मौसम की आंखों में तकलीफ है। बैगन की सब्जी खाएंगी तो तकलीफ हो जाएगी और ज़्यादा। उनके लिए परवल की सब्जी बना लो। अरे नहीं बेटा, मैं बैगन की सब्जी खा लूंगी। बहू को एक और सब्जी बनाने में तकलीफ होगी, अब भी कॉलेज से थक कर आई है। इस उम्र में थकना क्या है मौसी, वो तो इन घर वालों ने काम की आदत नहीं डाली, इसी से थक जाती है। हाँ बेटा, आजकल लड़कियों को घर गृहस्थी संभालने की आदत ही नहीं रहती। हम लोग घर के सब काम करके 10 किलो चना दाल दल के फेंक आते थे, मौसी बोली। बस यही बात थी जिससे सीमा चिढ़ जाती थी। उसके मायके वालों ने काम की आदत नहीं डाली तो क्या प्रभात ने उसके लिए नौकरों की फौज खड़ी कर दी है? एक बर्तन कपड़े एक साफ करने वाली के अलावा कोई दूसरा नौकर देखा है कभी इस घर में? और लीला मौसी के जमाने में घर गृहस्थी थी, संभालती थी लड़कियां, ना पढ़ाई लिखाई में सर खपाना था और नौकरी के पीछे मारे मारे भी नहीं घूमना था। सीमा सोचने लगी, लीला मौसी तो खैर अशिक्षित महिला है, परंतु प्रभात की समझ में ये बात क्यों नहीं आती? पिछले सप्ताह ही तो ऐसा ही हुआ था। सीमा ने करेले की सब्जी बनाई तो प्रभात ने देखा, बोले करेले बनाए हैं क्या? मौसी को दुबला करने का विचार है, उनके लिए कुछ और बना लो। सीमा एकदम से हतप्रभ रह गई। मौसी हंसी, अरे नहीं नहीं कुछ मत बनाओ बहू, बस दाल में तड़का लगा दो, तब तो मैं टमाटर की चटनी पीस लेती हूँ। मौसी, बहू के रहते तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? आओ कमरे में बैठते हैं, प्रभात बोले। सीमा अकेली रसोई में खटती रही। उधर साथ वाले कमरे में मौसी प्रभात को झूठे सच्चे किस्से बताते रही। जब तुम्हारे बड़े नाना जी खेत में पहुंचे थे तो देखा गांव के धोबी का भूत खड़ा है सामने। मौसी बहुत अंधविश्वासी हैं, मनगढ़ंत किस्से खूब बताती हैं, भूतों के, प्रेतों के, प्रभात के बड़े नाना, मंझले नाना, छोटे नाना, दूध से सफेद छोटी नानी के, प्रभात के ननिहाल के जमींदार महेंद्र प्रताप सिंह और रूपा डाकू के भी। इन किस्सों के साथ साथ मौसी लोगों की मेहमान नवाजी और बढ़िया भोजन को खूब याद करती। उनके व्यंजन चर्चा सुन के श्रोताओं के मुंह में भी पानी भर आता। मौसी मूंग के लड्डू, खस्ता, कचौड़ी, मेवे की गुजिया, खोए की पुरियों को याद करती। प्रभात उनकी हर फरमाइश पूरी करवाते। सीमा को कॉलेज तक जाने में रसोई में जुटे रहना पड़ जाता और थकान के कारण खाना तक नहीं खाया जाता। उस दिन भी तो ऐसा ही हुआ था। कॉलेज से लौटकर कुछ खाना ही चाहती थी कि प्रभात के मित्र आ गए। उसने किसी तरह से चाय नाश्ता उन्हें करवाया। दूध का बर्तन उठा के अलमारी में रखने लगी तो सहसा चक्कर खा के गिर पड़ी। सारे कमरे में दूध ही दूध फैल गया। मौसी और प्रभात दौड़े। अपने निष्प्राण से शरीर को किसी तरह से खींचती हुई सीमा पलंग पर जा लेटी। आंखें बंद करके वो ना जाने कितनी देर तक लेटी रही। अचानक प्रभात ने धीरे से उसे उठाते हुए कहा, सुनो, अब उठ के जरा रसोई देख लो, तब से मौसी ही लगी हुई है। शरीर में उठने की शक्ति ही नहीं थी। वो कह के सीमा ने दूसरी ओर करवट ले ली। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ये मैं मानता हूँ, पर अपने घर में कोई और काम करे तो ये शोभा नहीं देता, प्रभात धीरे से बोले। सीमा का मन हुआ चीख कर कह दे, मौसी के घर में बहू बेटी बीमार हो जाती है तो क्या अपने हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती हैं? वो एक बार भोजन बना ही लेंगे तो कोई प्रलय आ जाएगा क्या? लेकिन कहा कुछ नहीं।
आवाज कहीं गले में ही फंस कर रह गई। आंखों से आंसू बह निकले। उठकर बचा हुआ काम निपटाने लगी। मौसी प्रभात की प्रशंसा करते नहीं थकती। उस दिन तो किसी से कह रही थी, हमारे घर में प्रभात हीरा है, हीरा। सबके सुख दुख में साथ देता है, रुपये पैसे तक की परवाह नहीं करता। ऐसा आदर सम्मान करता है कि पूछो मत। बहू बड़े घर की लड़की है, पर प्रभात का ऐसा शासन है कि मजाल है कि बहू जरा गड़बड़ भी कर जाए। ये प्रशंसा वो पहली बार नहीं सुन रही थी। ऐसी प्रशंसा प्रभात के परिवार में हर छोटे बड़े के मुख पे रहती है। ससुराल वालों को इतना आतिथ्य सत्कार और सत्कार करने और बैंक का चेक तक फाड़ के देने के बाद भी प्रभात की इस सुयश की भागीदार नहीं बन सकी, या यूं कहा जाए प्रभात ने उसे इसमें भागीदार बनाया ही नहीं, बल्कि अपने लोगों के सामने उसे बौना बनाने में भी गर्व महसूस करते रहे। उसकी कमियों और गलतियों को बढ़ा चढ़ा के सुनाया करते और सारा परिवार रस लेकर सुना करता। इस संबंध में सीमा को अपनी देवरानी मंगला से ईर्ष्या होती। देवर सुनील उसके सम्मान को बढ़ाने में एक भी अवसर हाथ से जाने नहीं देते। हैदराबाद से साल में एक बार घर आते हैं। छोटे बड़े सभी के लिए कुछ न कुछ लाने का उनका नियम है, लेकिन लेन देन का दायित्व उन्होंने मंगला को ही सौंप रखा है। अब सारा परिवार मिलकर बैठता है, तब सुनील पत्नी को गौरवान्वित करते हुए कहते हैं, मंगला निकालो भाई सब चीजें, दिखाओ सबको क्या क्या लाई हो तुम उन सब के लिए। सबकी नजरें मंगला पे टिक जाती है और वह कितनी ऊंची हो जाती है सबकी दृष्टि में। मंगला की अनुपस्थिति में भी जब परिवार के लोग मिलकर बैठते हैं तो उसके लाए उपहारों की ही चर्चा होती रहती है। उसकी दरिया दिली की प्रशंसा होती रहती है, परंतु सीमा की मेहनत की कमाई से भेजे गए मनी ऑर्डरों का भी जिक्र नहीं होता। उसका सारा श्रेय प्रभात को लिया जाता है। कभी बात चलती है तो अम्मा उसे साफ सुनाकर कह देती है, सीमा की कमाई से भला हमें क्या मतलब, प्रभात घर का बड़ा बेटा है, उसकी कमाई पे तो हमारा पूरा हक है। सीमा सोचती है, कभी कभी नेकी करते हुए भी किसी के हिस्से में यश और किसी के हिस्से में अपयश क्यों आता है। वैसे इस विषय में ज़्यादा सोचकर वो अपना मन खराब नहीं करती, फिर भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता। पिछले दिनों डॉक्टर ने बताया था पैर भारी है, थोड़ा आराम करना चाहिए। इस पर मौसी कहती है, एक रोटी बनाने का ही तो काम है घर में, न चक्की पीसनी है, न कुएं से पानी खींच के लाना है। खूब मेहनत करो, डट कर खाओ, तभी तो सेहत बनेगी। और इस तरह से एक दिन सेहत बनाने के चक्कर में लड्डू बांधते बांधते कॉलेज जाने का समय हो गया था। सीमा जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने लगी तो अचानक ही पैर फिसल गया। 3-4 सीढ़ियाँ लांघती हुई नीचे आ गिरी। चोट तो कुछ विशेष नहीं आई, पर पेट में दर्द होने लगा था। इनके लिए बिस्तर पर आराम करना बहुत जरूरी है, डॉक्टर ने प्रभात से कहा था। सीमा को आराम करने की वजह से सारा काम मौसी के सर पे आ गया, यूं कहा जाए खाना बनाने का काम। सीमा का मन होता पूछे, मौसी सिर्फ खाना ही तो बनाना है, और खाना बनाना भी तो कोई काम नहीं है। तुम ही तो कहती थी दाल चावल रोटी सब्जी तो कैदियों का खाना है, तो फिर तुम ऐसा खाना क्यों बना रही हो मौसी। किसी तरह से सप्ताह बीता था कि मौसी का मन उखड़ने लगा। एक दिन प्रभात से बोली, बेटा तुम्हारे पास बहुत दिन रह ली, सुरेखा रोज सपने में दिखाई जाती है, पता नहीं जाने क्या बात है, उसके बहू की भी ऐसी ही हालत है। प्रभात सन्न रह गए। मौसी ऐसी कोई बात होती तो सुरेखा का पत्र जरूर आता, तुम चली जाओगी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, अच्छा होता कुछ दिन और रुक जाती। पर मौसी मानी नहीं, वो बेटी को याद करके रोने लग गई। प्रभात निरुपाय हो गए। उन्होंने उसी दिन गांव में पत्र लिखा। सुशीला जी पिछले साल 2 माह रहकर आई थी, उन्हें भी एक पत्र विस्तार से लिखा। कई दिनों के बाद गाँव से एक पत्र आया कि 15 दिनों के बाद अम्मा स्वयं आएंगी, पर 15 दिनों के लिए कोई दूसरी व्यवस्था हो सकेगी। प्रभात को याद आया कि मंगला का बीमारी का समाचार मिलते ही गांव के लोग किस तरह से हैदराबाद तक दौड़े चले जाते हैं। फिर सीमा के लिए ऐसा क्यों? शायद इसका कारण वो खुद ही है। जिसकी तरह सुनील ने अपने परिजनों के हृदय में मंगला के लिए स्नेह और सम्मान के बीज बोए थे, वैसा सीमा के लिए कभी उसने किया है क्या? 15 दिन के बाद अम्मा गाँव से आई। उनके आते ही प्रभात निश्चिंत हो गए। उन्हें विश्वास था कि अम्मा अब सब संभाल लेंगी। मार्च का महीना था। अपने दफ्तर के कार्यों में व्यस्त हो गए। सुबह से जल्दी निकलते, रात को घर देर से आते। पिछले साल की बात है, जब मंगला को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, उसमें अम्मा हैदराबाद में ही थी। उन्होंने उसकी खूब सेवा भी की थी। उसकी सेवा का औचित्य उनकी समझ में नहीं आता था, लेकिन सीमा को क्या हुआ है, उनकी समझ में ये बात आती ही नहीं। वह दिन भर काम करे और बहू आराम करे, ये तो उनके लिए असहनीय था। प्रभात के सामने तो अम्मा जी चुपचाप काम कर जाती, पर उनके जाते ही व्यंग बाण उसके तर्कस से कसमसाने लगते, कभी इधर कभी उधर निकल जाते। मोहल्ले भर की स्त्रियां मजा लेने के लिए उन्हें छेड़ती, अम्मा हो गया काम? हाँ भाई, काम ही तो करना है। पुराने जमाने में बहुएं सास की सेवा करती थी, आज के ज़माने में सास को ही बहुओं की सेवा करनी पड़ती है।
सीमा सुनती तो संकोच से गड़ जाती। किस मजबूरी में उनकी वो सेवा ग्रहण कर रही है, ये तो वही जानती थी। उस समय प्रभात को दफ्तर के काम से सूरत जाना पड़ा। उनके जाने की बात सुनकर सीमा विकल हो उठी थी। जाने के 2 दिन पहले ही उसने प्रभात से कहा था, अम्मा से घर का काम करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उनको यहाँ रहने का मन भी नहीं है। उन्हें जाने दीजिए ना, जैसा भी होगा देख लेंगे। परिवार से संबंध बनाना तो तुम जानती ही नहीं हो, प्रभात ने उपेक्षा से कहा था। प्रभात के जाते ही अम्मा मुक्त हो गई थी। वह कभी मंदिर निकल जाती, कभी अड़ोस पड़ोस में जाके बैठ जाती। सीमा को सब अच्छा ही लगता। उनकी अनुपस्थिति में पता नहीं क्यों अब सही लगता था, क्योंकि उनकी उपस्थिति में तो उसका दम ही घुटता था। अम्मा सामने ही घर में के बैठ के बतिया रही थी। सीमा ने टंकी में से आधी बाल्टी पानी निकाला और उठाने ही जा रही थी कि देखा अम्मा सामने खड़ी है। उसे याद आया, अम्मा पीछे वाली पड़ोसी से कह रही थी, प्रभात पेट में था तब छोटी ननद की शादी पड़ी। हम बड़े बड़े बर्तन उठाए थे पर कहीं कुछ नहीं हुआ। हमारी बहू तो 2-2 लोटा पानी लेकर बाल्टी भरती है, तब जाके नहाती है। सीमा ने झेप करके बाल्टी भरी और उठा के स्नान घर तक पहुंची थी कि दर्द के कारण बैठ जाना पड़ा, और जिसका डर था वही हो गया। डॉक्टर भी निरुपाय हो गए। गर्भपात कराना जरूरी हो गया था। अम्मा रो रो के सबसे कह रही थी, हम इतना काम करते थे, भला इसको बाल्टी उठा के पानी नहीं दे सकते थे क्या? फिर हमारे रहने का क्या फायदा हुआ? उस दिन शाम को प्रभात लौटे। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर गर्भपात करके बाहर निकल रही थी। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा, बच्चा निकालना जरूरी हो गया था क्या? लड़का था। प्रभात हतबुद्धि से डॉक्टर को देखते रह गए, फिर अचकचा के पूछे, सीमा कैसी है? आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।